हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्मलता के बारे में समझाएंगे, यानी नॉर्मलता की परिभाषा, नॉर्मलता का सूत्र और नॉर्मलता से संबंधित जिस प्रकार के अंकित प्रश्न क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपसे वादा करते हैं कि नॉर्मलता से संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको मिल जाएगी। नॉर्मलता का मोलरता से क्या संबंध है ये भी हम समझाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले नॉर्मलता की परिभाषा। नॉर्मलता की परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे, इसका प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी नॉर्मलता की परिभाषा पूछी जाती है, कभी इसका सूत्र पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि नॉर्मलता को आप परिभाषित किस प्रकार करेंगे। ओके, तो चूंकि नॉर्मलता को हम एन से व्यक्त करते हैं, नॉर्मलता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी। यहाँ नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, तो एन इक्वल होता है एक्स अपान वी। ओके, इससे परिभाषा हम निकालेंगे। नॉर्मलता एन इक्वल क्या होता है, एक्स अपान वी। एक्स क्या है, यहाँ जो एक्स है वो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। एक्स क्या है, एक्स है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ओके, और v क्या है, आयतन है, विलयन का आयतन। ओके, और जो विलयन का आयतन रहता है वो लीटर में रहता है। तो नॉर्मलता इक्वल क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, अब सपोज दैट हम v इक्वल कर दें 1 लीटर, v का मान हम 1 लीटर ले लें तो n इक्वल क्या आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इससे हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, x क्या है, ग्राम तुल्यांकों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ओके, बड़े ही आसानी से आप इसको परिभाषित कर लेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ओके, तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। इस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं।
व्यक्त करते हैं। तो अगर नॉर्मलता की परिभाषा आती है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ओके, अब नॉर्मलता इक्वल आ जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किस में रहेगा, लीटर में। इस प्रकार से ये नॉर्मलता का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ओके, अब नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन इक्वल विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या एक्स है, क्या आ जाएगा एक्स, और बटे आयतन को कैपिटल वी से, और आयतन किस पर रहता है, लीटर में। इस प्रकार से नॉर्मलता का ये एक सूत्र आ जाता है, एन इक्वल एक्स अपान वी, और वी किस पर रहेगा, लीटर में। ओके, अब हम जानते हैं चूंकि जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है एक्स बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। यहाँ डब्ल्यू क्या भार है और कैपिटल ई क्या है, तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता इक्वल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपान ई अपान वी। तो एन इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू अपान कैपिटल ई वी, और वी किस पर रहेगा, यहाँ लीटर पे। इस प्रकार से नॉर्मलता के एक फार्मूला ये भी आ जाएगा। ओके, नॉर्मलता एन इक्वल डब्ल्यू अपान ई वी और वी लीटर में। और अगर सपोज दैट अगर आप यहाँ पर आयतन, इसमें तो लीटर पे है, अगर आयतन मिली में दिया है, यदि आयतन मिली में हो, यहां लिखे देते हैं, अब इसको हटा देते हैं हम, यदि आयतन मिली में हो, आयतन मिलीलीटर में हो, तो नॉर्मलता का फार्मूला आ जाएगा एन इक्वल, अब जैसे यहाँ नॉर्मलता एन इक्वल क्या, डब्ल्यू बटे ई वी, यहाँ लीटर पे, सपोज दैट ये मिलीलीटर में, तो हम मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते, उसमें 1000 का भाग करते, तो 1000 इस तरह से यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के आ जाएगा डब्ल्यू गुणे 1000 बटे ई वी, ये मिली में। इस प्रकार से हमारा फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूला का जब हम प्रयोग करेंगे तो आयतन को सीधे हम मिली में रख देंगे। ओके, और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं, इन दोनों में आपको आयतन को किस में रखना है, लीटर पे रखना। ओके, अब नॉर्मलता के आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपको तुल्यांकी भार निकालना समझाएंगे कि आप तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। ओके, क्योंकि आप अगर नॉर्मलता निकालते हैं, देखिए इस सूत्र का प्रयोग करें चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें, आपको ई क्या, कैपिटल ई क्या, तुल्यांकी भार, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो आइए हम समझाते हैं। तुल्यांकी भार, जैसे कोई अम्ल है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार, अणुभार और बटे
अम्ल की क्षारकता, क्षारकता। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे क्षारकता, यानी अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता क्या है? जैसे सपोज दैट HCl है, ये अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब आयनाइजेशन होगा तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन देता है। यानी कोई अम्ल जब आयनीकृत हो जाता है तो जितने हाइड्रोजन आयन देता है वह उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। ओके, इस प्रकार से अब जैसे HCl है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुभार अगर हम निकालें, HCl का अणुभार बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको समझ लीजिए, तो इसके बाद आप नॉर्मलता के जो अंक के प्रश्न है बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। तो जैसे HCl का अणुभार निकालना है, तो HCl का अणुभार निकालेंगे, हाइड्रोजन का ये और क्लोरीन का 35.5, क्या आ जाएगा? 36.5 ग्राम आ गया। ओके, अब इसका अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार E, तो ये क्या होता है? अणुभार बटे क्षारकता, तो अणुभार कितना आ गया? 36.5, और क्षारकता, क्षारकता का मतलब है कि HCl कितने हाइड्रोजन आयन देता है, तो केवल एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो बटे में क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार से ये भी आ जाएगा 36.5। तो ऐसे अम्ल जो केवल एक हाइड्रोजन आयन देते हैं उनका अणुभार और तुल्यांकी भार समान होता है। जैसे HCl हो गया, इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, या एसिटिक अम्ल है CH3COOH। ओके, क्योंकि HCl देखिए एक H आयन देता है, इसी प्रकार जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये भी जब टूटता है तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन और प्लस नाइट्रेट आयन, तो ये भी क्या कर रहा है? एक H आयन दे रहा है। सिमिलरली अगर एसिटिक अम्ल है CH3COOH, जब इसका आयनाइजेशन करते हैं तो इसमें एक अम्लीय हाइड्रोजन होता है ये लास्ट में, तो क्या देगा? ये H आयन और प्लस CH3COO आयन, एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन, क्योंकि एसिटिक अम्ल में देखिए एक अम्लीय हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार से इनके HCl, HNO3, CH3COOH, या हाँ, इन तीनों के HCl, CH3COOH और HNO3, इन तीनों के अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होंगे? समान होंगे। अब हम देखते हैं, जैसे इसको हटा दें, अब हम देखते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, H2SO4। तो हम पहले H2SO4 का अणुभार, इसका अणुभार कितना होता है? 98 होता है, निकाल सकते हैं इस प्रकार से। आप हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे 1, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 गुणे 16 होता है, तो जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 98। ठीक है, अब हमें इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो देखिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनाइजेशन करते हैं तो ये क्या देता है? 2 H आयन देता है, 2 हाइड्रोजन आयन देता है और प्लस सल्फेट आयन SO4 2-। तो अब जब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या करेंगे? अणुभार, तो अणुभार है 98 अपान क्षारकता, यानी ये 2 H आयन देता है तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2, तो 2 का डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगी यहाँ से? 49। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार है 98 है और तुल्यांकी भार क्या है? 49 है। ओके,
तो अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है क्या होता है, अणुभार बटे अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ओके, और इसी प्रकार क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, अगर कोई क्षार है तो उसका तुल्यांकी भार ये होता है अणुभार बटे अम्लता, क्षार की अम्लता। तब यह क्षार की अम्लता से मतलब है कि कोई क्षार डिसॉल्व होकर के, यानी कोई जो क्षार है उसका जब आयनाइजेशन करेंगे तो वो टूट करके जितने हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी जितने OH आयन देता है, वो क्या कहलाती है, उस क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे NaOH है, NaOH, तो NaOH को आप तोड़ेंगे तो क्या देगा, सोडियम आयन और प्लस एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ओके, तो NaOH का अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये एक OH आयन दे रहा है। सिमिलरली अगर हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम आयन देगा और प्लस एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इस प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होगा, समान होगा। जिस प्रकार से कोई अम्ल अगर एक H आयन देता है तो उसका अणुभार और तुल्यांकी भार समान रहता है। सेम उसी प्रकार से अगर कोई क्षार एक OH आयन देता है तो उसका अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होता है, समान होता है। सिमिलरली अगर KOH ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, और अगर हम ले लें CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखिए Ca2 प्लस कैल्शियम आयन में टूटेगा और इसमें दो हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, दो हाइड्रोक्साइड आयन। तब इसका जो तुल्यांकी भार होगा तो इसके अणुभार को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। ओके, अब जैसे किसी तत्व का आपको निकालना है, कोई तत्व है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तत्व का तुल्यांकी भार, कोई तत्व है अगर, तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार, उसका परमाणु भार और बटे संयोजकता। तत्व का पहले परमाणु भार और बटे में संयोजकता। सपोज दैट अगर आपको कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम Ca, तो पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम का परमाणु भार, तो कैल्शियम का परमाणु भार क्या होता है, 40 होता है। ओके, और कैल्शियम की जो संयोजकता होती है, आप देखते हैं कि कैल्शियम आयन क्या होता है, Ca2 प्लस। ओके, कैल्शियम जब आयन के रूप में होगा तो कैल्शियम आयन क्या होता है, Ca2 प्लस होता है, तो बटे में क्या कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, अब आपको अगर मान लीजिए सोडियम का निकालना है, सोडियम की, तो आप सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है, और सोडियम जब आयन के रूप में रहेगा तो सोडियम आयन, ओके, इसकी संयोजकता 1 होती है। इस प्रकार से इसका परमाणु भार और तुल्यांकी भार क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और अगर हम किसी आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार इक्वल होता है आयन का सूत्र भार, आयन का सूत्र भार अब बटे
आयन पर आवेश, आयन पर आवेश। अब सपोज दैट आपको कोई आयन दे दिया गया, उसका आपको निकालना है। यहां हम इसको हटा दें। जैसे सल्फेट आयन है SO4 2-, आपको इसका निकालना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका सूत्र भार निकालेंगे। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ सल्फर है, सल्फर का कितना हो जाएगा 32 होता है, और प्लस ऑक्सीजन 4 परमाणु है तो 16 चौके 64 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 3 9, 96 आ गया। ओके, अब इस पर देखिए चार्ज कितना है, आवेश कितना है 2 इकाई, ऋण आवेश है, तो हम केवल यहाँ पर चिन्ह नहीं लेना आपको, 2, तो 2 का डिवाइड कर देंगे इस पर, तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, कोई लवण दिया है, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप तुल्यांकी भार नहीं निकाल पाते हैं तो नॉर्मलता के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। लवण का तुल्यांकी भार इक्वल अणुभार बटे धन आयन या ऋण आयन पर कुल आवेश, धन आयन पर कुल आवेश, कुल आवेश। अब सपोज दैट आपको Na2CO3 एक लवण है, ये सोडियम कार्बोनेट, आपको इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका अणुभार निकालेंगे। तो जैसे यहाँ 2 गुणे कितना सोडियम का 23 होता है, प्लस कार्बन का हो गया 12, और प्लस 3 गुणे 16, इस प्रकार से 23 दूना हो गया 46, और प्लस 12 और प्लस 16 थी 48, तो 8 2 10 6 16, 4 4 8 9 1 10, 106 आ गया। तो ये तो इसका क्या हो गया अणुभार। अब आप देख लीजिए कि अगर हम इसको तोड़ेंगे Na2CO3 को, तो इस तरह से 2 Na आयन प्लस कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन देगा और 1 कार्बोनेट आयन देगा। ओके, तो देख रहे हैं कि धन आयन पर कुल आवेश, 1 सोडियम पर 1 प्लस आवेश है, तो यहाँ 2 सोडियम आयन है, तो टोटल आवेश कितना हो गया 2 इकाई का हो गया। तो हम इस पे क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, इस तरह से क्या आ जाएगा 53। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी अम्ल, क्षार, तत्व, आयन या लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, नॉर्मलता के हम प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे हम आपको समझाते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना बताया, और ये नॉर्मलता की परिभाषा थी, इसको भी हटा देते हैं। नॉर्मलता की जो परिभाषा है, यहाँ पर ये कैपिटल N है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, ये फार्मूला। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं। अब आइए देखते हैं इसके आंकिक प्रश्न। इसका एग्जाम्पल 1 है। अच्छा, एग्जाम्पल 1 पढ़ने से पहले हम आपको नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताए देते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा मोलरता बराबर ये होता है नॉर्मलता बटे एन या यूं कह दें कैपिटल एम इक्वल कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। मोलरता बराबर क्या होता है नॉर्मलता बटे एन। यहाँ जो एन है एन को कहते हैं संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक से मतलब है अभी जो हमने बताया, अगर अम्ल है तो उसके लिए एन का मान होगा कि वो कितने एच आयन देता है। ओके, और अगर क्षार है तो क्षार के लिए एन का मान क्या होता है कि वो कितने ओ एच आयन देता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ एन क्या है संयोजकता गुणांक। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया। एग्जाम्पल है एक बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ये प्रश्न है। 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। यहाँ देख लीजिए कि विलय का भार, विलय क्या है यहाँ पर NaOH के 40 ग्राम को 500 मिली जल में घोला गया है। यहाँ विलय क्या है NaOH। ओके, तो विलय का भार कितना है, विलय यहाँ पर क्या NaOH, तो विलय का भार कितना है, विलय का भार इसको हम स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, ये 40 ग्राम। ओके, विलय का भार 40 ग्राम और विलयन का आयतन ये है 500 मिली। 500 मिली को हम मिली में ही रखेंगे, हम मिली वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ओके, अब विलय का पहले अणुभार निकालेंगे। विलय का अणुभार मॉलिक्यूलर मास, अणुभार m इक्वल NaOH का निकालेंगे तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो क्या आ जाएगी 40 आ जाएगा, 40 ग्राम। ओके, अब हम विलय का तुल्यांकी भार निकालेंगे। विलय का तुल्यांकी भार, क्योंकि हमें यहाँ तुल्यांकी भार की आवश्यकता है, तो तुल्यांकी भार E इक्वल, तब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि NaOH है, जो NaOH जब वो टूटता है तो सोडियम आयन और OH आयन, यानी NaOH वियोजित होकर के एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हमने बताया था कि अगर कोई अम्ल या कोई क्षार, अगर कोई अम्ल वियोजित होकर के एक H आयन देता है तो उसका अणुभार और तुल्यांकी भार बराबर होता है। सिमिलरली अगर कोई क्षार है वो वियोजित होकर एक OH आयन देता है तो उसका अणुभार और तुल्यांकी भार सेम रहता है। इसका तुल्यांकी भार भी कितना रहेगा 40 ग्राम। ओके, 40 ग्राम रहेगा। अब आप नॉर्मलता निकाल लीजिए। आपको नॉर्मलता ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए
अब चूंकि एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे ई, कैपिटल ई, वी किस पर रहेगा, मिलीलीटर पे। इस प्रकार से यहाँ हल कर देते हैं, एन इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू कितना 40 ग्राम, 40 गुणे 1000 बटे ई का मान भी 40 है और गुणे आयतन है 500, 40 से 40 कट जाएगा और यहाँ 00 5 2 10, तो एन इक्वल क्या आ जाएगा 2। तो जो विलयन की नॉर्मलता है वो कितनी है, 2n, यानी विलयन की नॉर्मलता 2 है। इस प्रकार से इसका प्रश्न हम हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना, सबसे पहले आप विलेय देखना कि विलेय क्या है। जो विलेय दिया हो तो उसका जो भार हो तो पहले विलेय का भार लिख देंगे, उसको स्मॉल w से व्यक्त करना है। फिर विलयन का आयतन कितना है, इसके बाद विलयन के आयतन को कैपिटल V से, फिर जो विलेय है उसका अणुभार निकाल लीजिए और देख लीजिए कि वो अम्ल है कि क्षार है, और वो वियोजित होकर के अगर क्षार है और एक OH आयन देता है तो उसका अणुभार और तुल्यांकी भार सेम हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा दे रहा है तो उसके अणुभार को जितने OH आयन देगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर क्षार है या अम्ल है तो जितने H आयन देगा, अगर एक से अधिक देता है तो उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल 2, H2SO4 के 9.8 ग्राम को 500 मिली जल में घोला जाता है, 500 मिली जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो, सॉरी मोलरता नहीं, नॉर्मलता ज्ञात करो। ओके, इस प्रकार से प्रश्न है, H2SO4 के 9.8 ग्राम को 500 मिली जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देखें विलेय क्या है। यहाँ पर विलेय क्या है, H2SO4 है, तो विलेय का भार कितना है, 9.8 ग्राम। तो विलेय का भार W इक्वल 9.8 ग्राम। ओके, विलयन का आयतन, अगर आप ये भाषा नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिख दीजिए W बराबर V बराबर, तो आयतन कितना है 500 मिली है, मिलीलीटर। ओके, अब विलेय का अणुभार, यहाँ पर विलेय क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका अणुभार आप जानते हैं, निकालेंगे तो कितना है, 2 गुणे 1 प्लस 32 और प्लस 4 गुणे 16, हल करेंगे 98 आ जाएगा, 98 ग्राम। ओके, ये आ जाएगा। अब विलेय का तुल्यांकी भार निकालेंगे हम, तुल्यांकी भार
विलेय के तुल्यांकी भार को हम किससे ले, कैपिटल ई से। अब देखिए H2SO4 है जो, वो जब टूटता है तो क्या देगा, 2 हाइड्रोजन आयन देगा इस प्रकार से, और एक सल्फेट आयन देता है। तो इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल की जो क्षारकता है क्या है, 2 है। तो हम इसका जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार को हम क्या करेंगे, 2 से, अणुभार बटे क्या होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर तो अणुभार बटे क्षारकता। क्षारकता का मतलब वो जितने H आयन देता है, ये 2 H आयन देता है, तो यहाँ 2 का भाग करा दीजिए, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, इतने का। ओके, अब आप नॉर्मलता निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। नॉर्मलता n बराबर क्या आ जाएगा, W गुणे 1000 बटे E और यहाँ V लीटर में, ये आ जाएगा। तो मान रख देंगे तो n इक्वल क्या आ जाएगा, W कितना है, 9.8 गुणे 1000 बटे E का मान 49 और आयतन 500 मिली, यहाँ से काट देंगे। ओके, 5 2 जा 10, इस प्रकार से क्या करेंगे, ऊपर गुणा करा दीजिए, 9.8 गुणे 2 और बटे क्या है नीचे 4 49। अब आप या तो इसका दशमलव हटा दीजिए, यहाँ एक 0 आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा कितना, 98 इंटू 2 अपान 490। इसको काट दीजिए, या जिससे काट दीजिए, 7 से कट रहा है, 7 से काटिए, 7 से कम 7 और 7 चौके 28, 7 7 49, ओके, और 14 पंचे 70। तो क्या आ जाएगा यहाँ 2/5। अब 5 का हम भाग करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 0.4। तो जो विलयन है उसकी नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, 0.4 नॉर्मल। आगे n लिख दिया जाता है, तो विलयन की नॉर्मलता आ जाएगी 0.4 है। ओके, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आइए अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, तीसरा एग्जाम्पल 2 था। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इस प्रकार का भी इसका क्वेश्चन आता है, हम इसको हटा रहे हैं। एक क्वेश्चन इसका इस प्रकार पूछा जाता है, उसमें विलेय का भार पूछते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल 3, H2SO4 का 0.2 n 0.2 n विलयन, H2SO4 का 0.2 n विलयन प्राप्त करने के लिए इसके कितने ग्राम को 500 मिली जल में घोलना होगा। इस प्रकार का भी इसका प्रश्न पूछा जाता है। H2SO4 का 0.2 n यानी 0.2 नॉर्मल, n का मतलब कि नॉर्मलता, एक ऐसा विलयन H2SO4 का आपको प्राप्त करना है जिसकी नॉर्मलता कितनी है, 0.2 है। तो यह विलयन प्राप्त करने के लिए 500 मिली जल में H2SO4 का कितने ग्राम घोलना होगा। ओके, यहाँ आपको विलय का भार ज्ञात करना है। हल करते हैं, तो यहाँ विलयन की जो नॉर्मलता है n इक्वल क्या दिया है 0.2, ओके, और आयतन V इक्वल क्या दिया है 500 मिली।
कितना दिया है 500 मिली। ओके, और हम जानते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार, इसको याद भी रखिए, इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने निकलाया है, यहाँ डायरेक्ट प्रयोग करिए। तुल्यांकी भार E इक्वल होता है 49। ओके, अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ, W विलेय का भार। ओके, हम जानते हैं N बराबर क्या होता है, W गुणे 1000 बटे EV, और V किस पे, ml पे। ओके, तो यहाँ पर N की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 0.2, W फाइंड करेंगे 1000 अपॉन E की वैल्यू क्या है 49 इंटू 500, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, इस प्रकार से आ जाएगा 0.2 इक्वल 2W बटे 49 बटे करके ऐसे फिर गुणा करेंगे तो 2W बराबर 0.2 इंटू 49, तो W इक्वल 0.2 49 अपॉन 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4.9 ग्राम। ओके, तो हमें कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, 4.9 ग्राम घोलने पड़ेंगे। इस प्रकार से भी इसका एक प्रश्न पूछा जाता है। ओके, और इसका जो अगला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं वो इस प्रकार पूछा जाता है, उसमें मोलरता और नॉर्मलता दोनों पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं इसका अगला जो प्रश्न है, इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 है, 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 मिली जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करो, मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करो। इसमें दोनों ज्ञात करना है आपको, नॉर्मलता ज्ञात करो। ओके, तो हम करते क्या है, किसी एक को फाइंड कर लेते हैं, मोलरता या नॉर्मलता, और उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे हमने मोलरता निकाल लिया तो मोलरता इक्वल क्या होता है, नॉर्मलता अपान n, इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे तो नॉर्मलता निकल आएगी। अगर आप नॉर्मलता पहले निकालते हैं तो इसके द्वारा मोलरता निकाल लेंगे, बड़ा ही आसान है। तो चाहे आप जो निकाल लीजिए, चलिए हम पहले मोलरता निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले विलेय का भार, विलेय के भार को स्मॉल w से लिखते हैं, तो विलेय का भार कितना दिया 5.3 ग्राम। ओके, फिर निकालेंगे विलेय का अणुभार, विलेय क्या आया Na2CO3, तो Na2CO3 का अणुभार m, तो क्या आ जाएगा, सोडियम 2 गुणे 23 होता है, कार्बन का 12 प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, यानी 106 ग्राम आ गया। ओके, और आयतन कितना दिया है, आयतन V इक्वल दिया है 500 मिली दिया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलरता, तो चूंकि मोलरता बराबर क्या होता है, W गुणे 1000 बटे mv,
V किस पर रहेगा, मिली में। इस प्रकार से हमें हम मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता बराबर W कितना 5.3 गुणे 1000 बटे M कितना आया है 106 और गुणे आयतन कितना 500। तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ 5 से काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ M इक्वल आ जाएगा 5.3 गुणे 2 अब बटे 100, या इसको यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 से इसको भी काट दीजिए, 53 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 5.3/53। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 53/530। काटेंगे तो आ जाएगा 1/10। 10 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 0.1। तो हमने विलयन की मोलरता ज्ञात कर लिया। इस विलयन की मोलरता कितनी आ गई 0.1। ओके, अब हमें नॉर्मलता ज्ञात करना, तब इसका प्रयोग कर देंगे। इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए, इसको हटा देते हैं। क्योंकि मोलरता बराबर क्या होता है नॉर्मलता अपान n, और यहाँ n क्या है संयोजकता गुणांक है। अब संयोजकता गुणांक देखिए, यहाँ पर Na2CO3 क्या है, एक लवण है। ओके, अब ये जब लवण Na2CO3 को आप वियोजित करेंगे तो क्या देगा, 2 सोडियम आयन देगा और प्लस कार्बोनेट आयन देगा। ओके, तो अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जो स्मॉल n है वो संयोजकता गुणांक कहलाता है। अगर लवण है तो लवण के लिए n क्या होता है, उसके धन आयन पर कुल कितना आवेश है। ओके, लवण के लिए जो स्मॉल n है उसका मान क्या होता है कि उसके धन आयन पर कितना आवेश है। तो यहाँ देख रहे हैं धन आयन पर आवेश, एक सोडियम आयन पर आवेश 1 प्लस है, प्लस का 1 है, तो यहाँ 2 सोडियम आयन है, तो कुल आवेश कितना हो गया 2 इकाई का हो गया। ओके, तो यहाँ मोलरता का मान रख दीजिए 0.1 इक्वल n/2। तो यहाँ से n इक्वल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे 0.2। ओके, n। इस प्रकार से हमें विलयन की नॉर्मलता प्राप्त हो गई। कितनी आ गई 0.2। यह पहले हम नॉर्मलता निकाल लेते, फिर इस सूत्र की मदद से मोलरता निकाल लेते। बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसका। इसको हटाते हैं। क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। और अगर आपने विलयन वाला टॉपिक तैयार नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। ओके, जैसे सब्जी में अगर नमक नहीं डाला जाए तो उसका स्वाद फीका हो जाता है, इसी प्रकार अगर आपने विलयन वाला पार्ट तैयार नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपका स्वाद फीका हो जाएगा। आप 90+ मार्क्स नहीं ला सकते फिर उसमें। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5, 96% H2SO4, 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। 96% H2SO4 और ब्रैकेट में क्या है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का आपेक्षिक घनत्व, का आपेक्षिक घनत्व 1.84
1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करो है। इस अम्ल की मोलरता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अम्ल की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करो, ज्ञात करो। इसमें देखिए दोनों पूछा गया है, मोलरता भी पूछा गया है और नॉर्मलता भी पूछा गया है। तो देखिए इसको, सबसे पहले आप यहां दिया 96% H2SO4 और द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का आपेक्षिक घनत्व दिया है जो, तो कितना दिया है 1.84 है। तो इस अम्ल की आपको क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। यहां पर ये जो दिया है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान बटे आयतन है, सॉरी आयतन है, यहां पर द्रव्यमान बटे आयतन। (96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की आपको मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे। ओके, तो पहले ये समझिए, चूंकि 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का अर्थ है, ओ सॉरी यहां फिर हमने द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन का अर्थ है कि 100 मिली विलियन में H2SO4 का भार 96 ग्राम है, 96 ग्राम है। यहां जो दिया है 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन, तो सबसे पहले इसका अर्थ आप समझिए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है कि 100 मिली विलियन में 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां देखिए बटे में क्या आयतन है, तो इसका अर्थ क्या है कि 100 मिली विलियन में H2SO4 का भार कितना है, 96 ग्राम है। 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन का अर्थ क्या है कि 100 मिली विलियन में, प्रतिशत का मतलब 100 मिली विलियन में H2SO4 कितना घुला है, 96%, वो 96 ग्राम घुला है। ओके, और अगर इसी में अगर ऐसा दिया होता 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यहां भी द्रव्यमान होता, तो उस समय इसका अर्थ क्या होता, उस समय इसका अर्थ होता कि 100 ग्राम विलियन में, अब यहां मिली नहीं रहता, फिर क्या रहता, 100 ग्राम विलियन में H2SO4 का भार कितना है, 96 ग्राम है। ये ध्यान रखिएगा, किसी प्रश्न में द्रव्यमान बटे आयतन लिखा होगा, किसी में द्रव्यमान बटे द्रव्यमान भी लिखा होगा। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ क्या दिया, द्रव्यमान बटे आयतन, तो 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन का अर्थ क्या है कि 100 मिली विलियन में H2SO4 का कितने ग्राम घुला है, 96 ग्राम घुला है। ओके, अब हम निकालते हैं इस विलियन की मोलरता, पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विलेय का भार स्मॉल w कितना है, 96 ग्राम। ओके,
और हम विलेय का अणुभार निकाल लें। विलेय का अणुभार, विलेय क्या है यहाँ पर H2SO4, तो विलेय का अणुभार कितना आएगा, H2SO4 का अणुभार 2 गुणे 1 सल्फर का 32, 4 गुणे 16, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 4 परमाणु तो 4 गुणे 16 दिया जाए कितना 98 ग्राम। ओके, अब हम निकाल लें विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n क्या होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है यहाँ पर 96, अणुभार है 98। ओके, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 48/49 आ जाएगा। ओके, आप अगर ऐसे रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 979 ये आ जाएगा। ओके, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो लगभग इतना आएगा। यहाँ अगर डिवाइड करेंगे बहुत टाइम लगेगा तो हमने डायरेक्ट रख दिया है, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0.979 आ जाएगा मोलों की संख्या। अब देखिए विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन जो दिया है, आयतन, विलयन का जो आयतन है वो निकालेंगे, कितना दिया है, विलयन का आयतन जो है कितना दिया 100 मिली, विलयन का आयतन 100 मिली है, तो विलयन का आयतन हमने रख दिया 100 मिली, 100 मिली। ओके, विलयन का आयतन 100 मिली है, तो आप क्या करेंगे मिली को, ये जो मिली में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो दे रखा है यहां द्रव्यमान ही होना चाहिए भाई, सॉरी इसके लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहां द्रव्यमान ही होगा, द्रव्यमान। ओके, क्योंकि यहां जब घनत्व दे रखा है तो यहां द्रव्यमान ही होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंटिंग हो गया है तो उसकी वजह से हम यहाँ गलत लिख गए थे, ये बुक में भी मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ द्रव्यमान बटे द्रव्यमान होना चाहिए। तो 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है, इस अम्ल की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करें। तो अब देखिए चूंकि 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यहाँ क्या रहेगा द्रव्यमान, वो किताब में ही गलत लिखा है, का अर्थ है कि 100 ग्राम, यहाँ मिली की जगह हम क्या कर देंगे ग्राम कर देंगे, कोई बात नहीं है, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है और वैसा भी पूछा जाए, अभी वैसा भी सवाल बताएंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो यहाँ पर 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार कितना है 96 ग्राम है, यानी 100 ग्राम विलयन में विलेय क्या है H2SO4 वो कितना घुला हुआ है 96 ग्राम घुला हुआ है, क्लियर है। ओके, तो विलेय का भार आ गया, विलेय का अणुभार आ गया, विलेय के मोलों की संख्या। अब विलयन का हम देखिए, विलयन का भार कितना दिया है 100 ग्राम दिया है, तो हम विलयन का आयतन निकालेंगे, तो विलयन का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, इसीलिए तो वहां घनत्व दिया है, वरना घनत्व का तो यहाँ कहीं प्रयोग ही नहीं हो रहा है। विलयन का जो देखिए विलयन का भार कितना 100 ग्राम है, क्योंकि 100 ग्राम विलयन में 96 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। ओके, तो ये विलेय का भार है, और विलयन का भार कितना है 100 ग्राम है। तो अब हम विलयन का आयतन निकाल लेंगे,
क्या निकालेंगे? विलयन का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ विलयन का जो आयतन, विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 100 ग्राम। तो 100 बटे घनत्व दिया 1.84। ओके, हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 10,000 और बटे 184। इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा तो 5,000 और बटे 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है तो 2500 और बटे 2 से, तो क्या जाए? 2 चौके 8, 2 चौके 12, फिर 2 से कट रहा है देखो तो 1250 और बटे में आ जाएगा 23। ओके, तो 1250 में जब आप 23 का भाग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 54.34 ml, मिलीलीटर। ओके, अब मिलीलीटर को हम क्या करेंगे? लीटर में बदल देंगे, तो आ जाएगा 54.34 और बटे 1000। जब 1000 का भाग करेंगे तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा, तो 0.05434 इस प्रकार से। तो हम इसको लगभग ले लेंगे 0.0543 इतने लीटर। ओके, दशमलव के बाद हम केवल कितना है? 1 2 3 4 अंक तक एक अंक को हम छोड़ देते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, दशमलव के बाद 5 अंक नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? लास्ट का एक अंक छोड़ देते, ये आ गया लीटर में। ओके, अब हम जानते हैं विलयन की मोलरता, इसको यहां कर देते हैं। चलिए इधर कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा इधर। तो मोलरता इक्वल एम इक्वल क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, तो मोलों की संख्या कितनी आई थी? 0.979 अपान विलयन का जो आयतन है तो क्या है? 0.0543। दशमलव इसमें 4 अंक के बाद, इसमें 3 अंक के बाद, जब हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 9790 और बटे 543। और जब आप इसका भाग कराएंगे तो ये लगभग आ जाएगा 18.02 एम। इसका भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 18.02 एम लगभग आ जाएगा। इसका जब आप भाग कराएंगे तो इतना आ रहा है, 18.02 आ जाएगा। तो हमने यहाँ मोलरता प्राप्त कर लिया। ओके, अब मोलरता की सहायता से हम नॉर्मलता निकाल लें। अभी हमने बताया कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, क्योंकि मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता बटे स्मॉल एन, और स्मॉल एन क्या? संयोजकता गुणांक है। तब क्योंकि संयोजकता गुणांक यहाँ पर विलेय क्या है? अम्ल है, तो अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जब टूटेगा तो क्या देगा? 2 हाइड्रोजन आयन देगा और प्लस सल्फेट आयन। ओके, तो एन जो है संयोजकता गुणांक, तो अम्ल के लिए एन का मान क्या होता है कि कोई अम्ल टूट करके कितने एच आयन देता है, वो एन का मान रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल वियोजित होकर के 2 एच आयन देता है, तो इसलिए एन का मान 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ मोलरता का मान रख दीजिए 18.02 एन और बटे 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 36.04 ये नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोलरता और नॉर्मलता के प्रश्न हम हल कर लेते हैं। अगर एक का मान निकाल लिया तो दूसरा हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको मोलरता से संबंधित जितने भी तथ्य थे सब समझा दिया। मोलरता का नॉर्मलता से क्या संबंध है,
नॉर्मलता की परिभाषा, उसका सूत्र और तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां सब बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।